हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी CBSE क्लास 12 सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं एंड इन टुडेज लेक्चर आई एम गोइंग टू सॉल्व सेक्शन नंबर डी। सेक्शन डी कंटेन्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच। ठीक है, हर क्वेश्चन के 5 नंबर हैं और लॉन्ग आंसर है हमारा। तो ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 32। क्या कहता है, मेक अ रफ स्केच ऑफ दिस रीजन एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन। तो आपका रीजन क्या है पहले तो उसको देखते हैं हम। दिस इज क्वेश्चन नंबर 32। पहले हम रीजन लिख लेते हैं, कौन सा है ये देखो, x, y मीन्स वो सभी पॉइंट्स x, y जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। 0 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। दूसरी कंडीशन है 0 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू x एंड 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 2। मीन्स वो सभी एक्स वाई का पेयर जो इन तीनों को सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहले कंडीशन हम ले लेते हैं, रीज़न नंबर 1 ले लेते हैं। रीज़न नंबर 1 में 0 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अगर हम इसको इक्वेशन में बदलें, इसका मतलब क्या है कि y की वो वैल्यू जो 0 से ग्रेटर हैं और एक्स स्क्वेयर से एक्चुअल में लेस हैं। ठीक है, इसको अगर आप इक्वालिटी में बदलते हो तो यहाँ पर जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनती है वो बनती है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, 0 से तो बड़ा है y, इट मीन्स हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में डील करना है या सेकंड में डील करना है, लेकिन 0 से बड़ा है। और देखते हैं हम आगे, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब ये क्या है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई, इट इज़ एन अपवर्डेड पैराबोला। तो यहाँ हम लिखेंगे वेयर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई इज एन अपवर्डेड पैराबोला विद वर्टेक्स एट 0 0। ठीक है, विद वर्टेक्स एट 0 0। तो यहाँ मैं थोड़ा सा डायग्राम को साथ साथ लेकर चलती हूँ। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर कह लो या एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई कह लो, ये वाला पैराबोला। अब y इज लेस देन एक्स स्क्वेयर है, यानी पैराबोला से नीचे का एरिया हमने यहाँ पर लेना है, कंसीडर करना है। तो एक तो ये ग्राफ हमारा बन जाता है। पहले तो हम ग्राफ बनाएंगे। अब हम सेकंड रीजन पर आ जाते हैं। रीजन नंबर 2, 0 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू x। यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग भी लिख सकते हो या रिलेटेड इक्वेशन हो जाएगी, y इज इक्वल टू x या x इज इक्वल टू y। और ये एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट करते हुए जाती है। तो y इज इक्वल टू x विच इज अ स्ट्रेट लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट, बल्कि बाइसेक्टिंग मत लिखो, लिख दो विच इज अ स्ट्रेट लाइन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ से आपकी ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी इस तरीके से हमारी ये लाइन। इसने कहा है कि रफ स्केच बनाओ, तो मैं भी रफ स्केच यहाँ पर बना रही हूँ। यहाँ आप लिख दो y इज इक्वल टू एक्स, इसके भी नीचे का एरिया हमने लेना है। और तीसरी कंडीशन है 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। जो तीसरा रीजन हमारा बन जाता है उसमें x की जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से बड़ी हैं और 2 से लेस हैं। तो यहाँ आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो वैल्यूज़ ऑफ, या फिर आप सीधा ऐसे लिख दो x बिलोंग्स टू 0 to 2। तो ये तो 0 हो गया। अब 2 हमें देखना पड़ेगा। तो एक तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि इस लाइन और इस पैराबोला का ये पॉइंट पता करो क्या है, तभी हम 2 को यहाँ पर प्लॉट करेंगे। क्लियर, समझ आ रही है मेरी बात? तो ये मैंने इसको नंबर 1 नाम दे दिया और इसको नंबर 2, और पहले मैं इन दोनों का निकाल रही हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, देखिए ज़रा, मैं ले रही हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। 2 में x इज इक्वल टू वाई है, इसको 1 में पुट कर दो या पहले यहाँ लिख लो। चलो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर 1 है, x इज इक्वल टू वाई सेकेंड है, और यहाँ हम कर देते हैं पुट सेकेंड इन फर्स्ट।
y की वैल्यू x है, यहाँ x रख दो, फर्स्ट में x रख दो, ध्यान दे लो, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर आ गया, काटना नहीं है, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया, x कॉमन लिया तो यहाँ क्या आएगा, या तो x 0 है या x माइनस 1 0 है, तो या तो x 0 है या x 1 है। तो ये दोनों कर्व 0 पे और 1 पे कट कर रहे हैं, तो ये तो 0 हो गया, और ये जहाँ पर ये कट कर रहा है ये 1 है, और हमें x की वैल्यू 0 से 2 के बीच लेनी है, तो इतनी ही डिस्टेंस पर कहीं आपका 2 आएगा, इसलिए ये पॉइंट निकालना ज़रूरी था। इसको आगे तक बढ़ा दो। अब आप इन सारी तीनों कंडीशंस की समरी करो तो हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है कि इन तीनों का कॉमन रीजन हमने लेना है, लाइन से भी नीचे लेना है, पैराबोला से भी नीचे लेना है, और इस x इज इक्वल टू जो ये 2 वाली लाइन है इसके भी इधर, क्योंकि x की वैल्यू 0 और 2 के बीच में बताई है भाई, x की वैल्यू 0 और 2 के बीच है, तो ये एरिया हो गया, क्लियर है। और ये जहाँ इसने ये कहा है कि y जो है वो एक्स स्क्वेयर से लेस है, तो वो एक्स स्क्वेयर के नीचे आ जाएगा, क्लियर है। और ये x भी y से y x से लेस है, तो आप देख लो ना भाई, एक सिंपल सी बात है भाई, ये 1 है और ये भी 1 है, ठीक है। अब यहाँ कोई बीच में कोई पॉइंट अगर आप लोगे तो यहाँ मान लो, अब मैं ले लेती हूँ कोई ये 1 ले लेती हूँ और ये हाफ ले लेती हूँ, ये हाफ है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 और 1/2, तो जो y की वैल्यू वो x से कम आ गई ना, y x से कम होना चाहिए था और यहाँ y की वैल्यू x से कम आ रही है, तो ये डाउनवर्डेड आ जाएगा। तो इसके लिए बहुत डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि ये इंटीग्रेशन का सवाल है। तो पहले तो अपने सारे एरिया को आप कर दो शेडेड। ये है हमारा रिक्वायर्ड एरिया, ये और भाई ये और ये और ये है हमारा रिक्वायर्ड एरिया, जिससे हमने विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन निकालना है एरिया अंडर द कर्व लेके। तो उसमें अब आप क्या करोगे कि 0 से 1 तक तो आप देख सकते हो कि पैराबोला के नीचे है, और 1 से 2 तक का एरिया लाइन के नीचे है। तो पहले तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि रिक्वायर्ड कॉमन रीजन इज शेडेड इन ग्राफ, ठीक है, उसको हमने ग्राफ में शेड कर दिया है। तो अब एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन मैंने बता ही दिया आपको, 0 से 1 तक अंडर पैराबोला और 1 से 2 तक अंडर द लाइन। तो ये हो जाएगा 0 to 1 y ऑफ पैराबोला dx प्लस 1 से 2 तक आ जाएगा y ऑफ लाइन dx। अब ये बिल्कुल आसान है हमारा, पैराबोला से y की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स स्क्वेयर आ रही है, और लाइन में से y की वैल्यू कितनी आ रही है, x आ रही है, तो उनको यहाँ पुट कर दो, 0 to 1 एक्स स्क्वेयर dx प्लस 1 to 2 एक्स dx। थोड़ा मैं इधर से सॉल्व करूँगी ताकि इसी एक ही पेज पर ये क्वेश्चन मेरा कवर हो जाए। तो एक्स स्क्वेयर की जो इंटीग्रेशन बन रही है बेटा जी, एक्स क्यूब बाय 3 0 to 1 और प्लस एक्स स्क्वेयर बाय 2 0 to 2। अपर लिमिट रखो 1/3, लोअर लिमिट रखो 0 to 2 नहीं भी 1 to 2 1 to 2। तो अपर लिमिट रखोगे तो 2 स्क्वेयर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो 1/2। ध्यान देना 1/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस 2 और माइनस 1/2, 2 2 जा 4, 4 में से 1 माइनस करोगे 5/2, उल्टा ले जा रही हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 5/2 और 6 एलसीएम आ गया, 3 2 जा 6 और 15, और ये आ जाएगा बेटा 17/6 स्क्वेयर यूनिट्स। ये 6 है भाई, 17/6 स्क्वेयर यूनिट्स, नहीं 17/6 नहीं, देखो एक बार 2 2 जा 4, 4 माइनस है, ये 4 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 3 आएगा, 3 आएगा तो ये हमारा आएगा 3 2 जा 6 2, 3 3 जा 9 आएगा बेटा जी हाँ। तो ये जो हमारा एरिया है ये हो जाएगा 11/6 स्क्वेयर यूनिट्स। समझ आ गया आपको? मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ आया है। समझ आए तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 33, डिफाइन द रिलेशन आर इन द सेट n by n एज फॉलोज।
फॉर ए बी, देखो n बाई n का मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो ए बी सी डी n क्रॉस n को बिलोंग कर रहा है एंड ए बी इज रिलेटेड टू सी डी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए डी फर्स्ट एंड लास्ट की जो प्रोडक्ट है वो बी सी मिडल टू की इक्वल हो जाए। प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन n क्रॉस n। आ रही है मेरी बात समझ में कि ये क्या कहता है कि n क्रॉस n हमारा क्या है, पहले तो उसको समझो। n क्रॉस n का मतलब है ए बी के वो पेयर जिनमें n भी एक नेचुरल नंबर, a भी एक नेचुरल नंबर है और b भी एक नेचुरल नंबर है। सभी नेचुरल नंबर्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट है n क्रॉस n और r एक रिलेशन है हमारा n क्रॉस n से n क्रॉस n तक। समझ रहे हैं आप बात को भाई? ऑर्डर्ड पेयर से ऑर्डर्ड पेयर तक रिलेशन है और वो रिलेशन हमें कैसे दिया गया है कि उस रिलेशन में हमारे एलिमेंट्स आएंगे ए बी और सी डी और कंडीशन क्या है कि ए डी किसके इक्वल होना चाहिए, बी सी के। या आप इसको लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हो कि ए डी इज रिलेटेड टू सी डी इफ़ एंड ओनली इफ। भाई एक पेयर दूसरे पेयर से तब रिलेटेड होगा जब लास्ट टू की प्रोडक्ट ए बी है भैया मिडल टू की प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगी तो हमारा रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। अब हमें ये शो करना है कि ये हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस का मतलब ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिव कब होता है कोई भी रिलेशन, जब एक एलिमेंट किसी सेट का खुद से ही रिलेटेड हो जाए। तो हमने ले लिया कि ए बी जो है वो n क्रॉस n को बिलोंग कर रहा है। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं रफ पे बताती हूँ पहले आपको। ये देखो बेटा, ए बी को हमने ए बी से रिलेटेड दिखाना है। इसका मतलब क्या हो कि अगर ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट बराबर हो जाए। अब ये फर्स्ट और लास्ट की प्रोडक्ट कितनी है, ए बी, मिडल टू की प्रोडक्ट क्या है, बी ए, और ये तो हमेशा बराबर होती है, ये तो हमेशा बराबर होती हैं। वी नो, हमें पता है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो हम बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव इन n क्रॉस n। मल्टीप्लिकेशन हमारी कम्यूट करती है इन n क्रॉस n नेचुरल नंबर्स में। नेचुरल नंबर्स में जो हमारी मल्टीप्लिकेशन है, जो हमारी प्रोडक्ट है, वो कम्यूट करती है। तो अगर a भी एक नेचुरल नंबर है, b भी एक नेचुरल नंबर है, तो a भी b a के बराबर आएगा। बात समझ आ रही है भाई? a भी b a के बराबर आएगा तो मैं इसका मतलब कह सकती हूँ कि a b इज रिलेटेड टू a b। भाई पहले और आखिरी ध्यान देना, पहला a है, आखिरी b है, प्रोडक्ट हो गई a b, बीच का b है और a है, प्रोडक्ट हो गई b a। a b की प्रोडक्ट b a के बराबर आ गई। इसका भाई ये तो अंडरस्टूड है कि ए बी बी ए के बराबर हमेशा 3 गुणा 4, 4 गुणा 3, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 ऑलवेज फॉर एवरी नेचुरल नंबर। तो ए इंटू बी, बी इंटू ए के इक्वल होएगा। तो इस फॉर्मूला पे अगर हम चलते हैं तो ए बी से रिलेटेड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया कि 10 वी गेट दैट ए बी इज रिलेटेड टू ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू n क्रॉस n। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी पेयर हैं, हर पेयर अपने आप से रिलेटेड हो गया। इसका मतलब जो है हमारा रिलेशन वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ूँ मैं। अब हम चलते हैं सिमेट्रिसिटी पर। सिमेट्रिसिटी में क्या होता है भाई, अगर हमने किसी रिलेशन को सिमेट्रिक दिखाना है तो क्या कंडीशन होती है कि अगर ए बी से रिलेटेड है, सुनो मेरी बात, अगर पे ध्यान देना, अगर x1 x2 से रिलेटेड है तो क्या होना चाहिए कि x2 भी x1 से रिलेटेड होना चाहिए। अगर राम लक्ष्मण का भाई है तो लक्ष्मण भी राम का भाई होना चाहिए, तो रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा।
अब भाई राम गीता का भाई है तो गीता राम का भाई थोड़ी है, हम रिवर्ट नहीं कर पा रहे रिलेशन को, हम उल्टा नहीं कर पा रहे, तो वो सिमेट्रिक नहीं होता है। तो यहाँ हम क्या ले लेते हैं, हम मान लेते हैं कि लेट ए बी एंड सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन सच दैट, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के दो एलिमेंट ऐसे ले लिए कि वो ऑलरेडी रिलेटेड हैं। ए बी सी डी से रिलेटेड है, राम लक्ष्मण का भाई तो है। भाई पिता पुत्र का रिलेशन ले लो, दशरथ इज फादर ऑफ रामा, अगर उल्टा करोगे तो रामा इज नॉट फादर ऑफ दशरथ, ही इज़ द सन ऑफ दशरथ। क्लियर है, बात समझ आ रही है। जो रिलेशन इधर से इधर जा रहा है वो रिलेशन अगर इधर से इधर रिवर्ट हो जाता है, उल्टा होके वही रिलेशन बना रहता है तो सिमेट्रिक होगा, वरना रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो हमने पहले मान लिया कि ए बी सी डी से रिलेटेड है। अगर ए बी सी डी से रिलेटेड है तो एक बात हमें ऑलरेडी पता है कि पहले और आखिरी की प्रोडक्ट किसके इक्वल हो गई, इसके। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ए बी सी डी से रिलेटेड है और मैंने दिखाना है कि सी डी ए बी से रिलेटेड है, उल्टा करके चेक करना है मैंने। ठीक है भाई, ये तो मैंने कह दिया कि ए बी सी डी से रिलेटेड है, राम लक्ष्मण का भाई है। अब उल्टा चेक करना है, क्या सी डी ए बी से रिलेटेड है? तो सी डी ए बी से कब रिलेटेड होगा, जब इन दोनों की प्रोडक्ट और इन दोनों की प्रोडक्ट बराबर होगी, यानी सी बी डी ए के बराबर होना चाहिए। यहीं से घुमा दो बात को, यहीं से घुमा दो बात को कि भाई मैं इसको लिख सकती हूँ कि डी ए बराबर है सी बी, क्योंकि आप लिख सकते हो प्रोडक्ट इज मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, अपना लिख लेना, मैंने बोल दिया है प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव है तो ए डी की जगह मैंने डी ए लिख दिया, बी सी की जगह मैंने सी बी लिख दिया। और देख लो भाई, जब ए बी के बराबर है तो बी ए के बराबर होगा, उल्टा कर सकती हूँ, इसको इधर ले आऊँ, सी बी किसके बराबर हो गया, डी ए के। क्यों? क्योंकि अगर x1 x2 के बराबर है तो उल्टा करके लिख दो x2 x1 के बराबर है, क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब यहीं पर मैंने सारी कहानी घुमा दी। हमने ए बी और सी डी दो एलिमेंट लिए जो रिलेटेड है, यानी ए बी सी डी से रिलेटेड था। जब ए बी सी डी से रिलेटेड है तो इस कंडीशन को ये पूरा करेगा। क्या कंडीशन को पूरा करेगा कि ए डी की प्रोडक्ट बी सी के बराबर है। जब ए डी की प्रोडक्ट बी सी के बराबर है तो इसको अगर मैं डी ए बराबर है सी बी लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव होती है। अब इसको इधर ले आऊँ, इसको इधर ले आऊँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अब इसका और इसका हमारा पहला पेयर, ये हमारी जो प्रोडक्ट चलती है, हमने जो रिलेशन देखा है कि ए बी अगर सी डी से रिलेटेड है तो ए डी बी सी के बराबर है, तो ये पेयर उल्टा चलना इसके रिलेशन में है। ऐसे ये पेयर ए बी का पेयर सी डी से रिलेटेड है। तो अब तुम देख लो कि सी डी का पेयर ए बी से रिलेटेड हो जाएगा, तो सी डी इज रिलेटेड टू ए बी आ गया। भाई मेरी बात को समझ पा रहे हो? यहाँ पर जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ सकते। हम कह रहे हैं कि ए बी अगर सी डी से रिलेटेड है तो पहले और लास्ट की प्रोडक्ट मिडल टू के बराबर है। इफ़ एंड ओनली इफ़ उल्टा चल रहा है, अगर ए डी बी सी के बराबर है तो ये दोनों का जोड़ा यानी ए बी का पेयर इस उल्टे पेयर के सी डी के रिलेशन में होगा। ऐसे चलना, ये पेयर इससे रिलेटेड होगा। समझ आ रही है मेरी बात? यही बात हमने यहाँ की है कि भाई सी बी की प्रोडक्ट डी ए के बराबर आ गई तो सी और डी का पेयर ए बी से रिलेटेड हो गया। हम लेके चले थे कि ए बी सी डी से रिलेटेड है और हमने दिखा दिया कि सी डी ए बी से रिलेटेड है। सुन रहे हो कि वी गॉट, क्या पता लगा कि अगर ए बी रिलेटेड है सी डी से तो हमारा सी डी भी ए बी से रिलेटेड आ रहा है। फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सी डी बिलोंगिंग टू एन क्रॉस एन, इसका मतलब आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है भाई, आर हमारा सिमेट्रिक हो गया। और अब हमारी तीसरी कंडीशन बच जाती है ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिविटी ले लो या ट्रांजिटिव ले लो। इसमें क्या होता है कि अगर राम लक्ष्मण का भाई है और लक्ष्मण
भरत का भाई है तो राम भी भरत का भाई होना चाहिए, सेम रिलेशन एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ए बी से रिलेटेड है, बी फर्दर किसी सी से रिलेटेड है और ए सी से रिलेटेड आ जाए तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। 3 पेयर हमने यहाँ लेने हैं, लेट ए बी सी डी and EF belongs to n क्रॉस n such that, इसको मैं नेक्स्ट पेज पर ले जाऊंगी। अब हमने कैसे लिया ए बी सी डी को कि ए बी तो सी डी से रिलेटेड है और सी डी फर्दर ई एफ से रिलेटेड है। इस कंडीशन को यूज करो। जब ए बी सी डी से रिलेटेड है भैया तो इस रफ कागज़ को इधर रखते हैं कि ए और डी की जो प्रोडक्ट है वो बी सी की प्रोडक्ट के इक्वल होगी और सी और एफ की जो प्रोडक्ट है वो डी ई के इक्वल होगी। अब इनको ना आगे बढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा ना होमवर्क कर लेना है रफ पेज पे। मुझे एक्चुअल में शो क्या करना है, मुझे ये शो करना है कि ए बी का जो पेयर है वो ई एफ से रिलेटेड है। यानी मुझे क्या दिखाना है कि ए और एफ की जो प्रोडक्ट है वो बी ई की प्रोडक्ट के इक्वल है। ये मेरा अल्टीमेट टारगेट है, तब ए बी ई एफ से रिलेटेड मिलेगा। आई बात समझ में? हमें ए गुणा एफ को बी गुणा ई के बराबर दिखाना है। बहुत सिंपल है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, स्टार और डबल स्टार को, ठीक है। मल्टीप्लाइंग स्टार एंड डबल स्टार। समझ आ रही है मेरी बात आपको? तो भाई लेफ़्ट को लेफ़्ट से कर दो, तो ए डी को मल्टीप्लाई कर दो सी एफ से और बी सी को मल्टीप्लाई कर दो डी ई से। सी से सी कैंसिल हो गया, डी से डी कैंसिल हो गया और हमारा आ गया। ये मैंने ठीक समझाया आपको। यहाँ पर ए बी को सी डी से नहीं, ए बी को ई एफ से नहीं, ये रहा, ठीक है, मैं वो दूसरा उठा दिया, ए एफ और बी ई। तो ये देखो कट गया, ए एफ आ गया, ये आ गया ए एफ और ए एफ किसके बराबर हो गया? बी ई के। तो ए बी का जो पेयर था वो किससे रिलेटेड हो गया? ई एफ से। ए बी रिलेटेड हो गया ई एफ से। फॉर ऑल ए बी सी डी ई एफ बिलोंगिंग टू एन क्रॉस एन। और हम यहाँ कह सकते हैं कि इसका मतलब जो रिलेशन आर है वो ट्रांजिटिव भी हो गया एंड हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। राइटिंग पे ध्यान मत देना, बहुत ज़्यादा ठंड है, हाथ चलते भी नहीं हैं, ठीक है। तो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसी क्वेश्चन में हमें एक और क्वेश्चन दिया गया है जिसको हम लेते हैं। गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, डिफाइन द रिलेशन आर इन पी एक्स। पी एक्स क्या होता है भाई? पावर सेट ऑफ एक्स। एज फॉलोज कि ये हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 का और वाला पार्ट। तो हमें क्या दे रखा है? एक्स इज अ नॉन एम्प्टी सेट और पी एक्स हम सबको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो ये है पावर सेट ऑफ एक्स। आगे बढ़ूँ, ये कहता है कि ए बी अगर 2 एलिमेंट है पावर सेट में तो ए बी रिलेटेड होंगे अगर इफ़ एंड ओनली इफ ए बी का सबसेट है। भाई पावर सेट से 2 एलिमेंट ले लिए ए और बी, यानी ए बी एक्स का सबसेट है, बी बी एक्स का सबसेट है और ए और बी रिलेटेड होंगे इफ़ एंड ओनली इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी। प्रूव दैट आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो चलिए इस क्वेश्चन पर अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं लिख दूं, कंडीशन लिख दूं कि ए इज रिलेटेड टू बी, या ऐसे लो, ए और बी 2 एलिमेंट्स हैं जो पावर सेट ऑफ एक्स को बिलोंग कर रहे हैं और ए बी से रिलेटेड होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब अगर ए बी का सबसेट है। मतलब अगर कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट है तो वो रिलेटेड हैं मतलब सबसेट सुपर सेट से रिलेटेड होगा। मेन बात ये है कि सबसेट अपने सुपर सेट से रिलेटेड होगा। तो अब ये कहता है कि इसको रिफ्लेक्सिव दिखाओ। भैया रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब होता है? रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है एक सेट खुद से रिलेटेड हो, एक सेट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। ए से रिलेटेड होना चाहिए। अब ए से रिलेटेड तब होगा जब ए का सबसेट होगा।
तो भाई ए का सबसेट तो होता है, हर सेट अपना सबसेट तो होता है। तो हो गया सवाल हमारा, फर्स्ट पार्ट हो गया। लेट हमने मान लिया ए पावर सेट ऑफ एक्स को बिलोंग कर रहा है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ए इज सबसेट ऑफ एक्स। वी नो, भाई हम सबको पता है कि हर सेट अपना सबसेट होता है। कारण लिख देना यहाँ पे, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एम्प्टी सेट, और हर सेट अपना खुद का सबसेट होता है ना। एम्प्टी सेट भी हर एक का सबसेट होता है, हर सेट अपना भी सबसेट होता है। तो ए का सबसेट हो गया, अगर ए का सबसेट है तो ए से रिलेटेड हो गया, ए से रिलेटेड हो गया फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू पावर सेट ऑफ एक्स। जब एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो गया तो हमारा रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। दिख नहीं रहा आपको, ये देखो, अब देखो भी हमारा रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। जब ए से रिलेटेड हो गया तो हर एलिमेंट के लिए तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बेटा जी दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, सिमेट्रिक पे आ जाओ। सिमेट्रिक तब होता है जब एक सेट दूसरे से रिलेटेड हो, पहले से, और दूसरा पहले से रिलेटेड हो जाए। हमने मान लिया कि ए और बी दो एलिमेंट हैं, और इस तरह के एलिमेंट हैं कि ए बी से रिलेटेड है। ए बी से रिलेटेड है का मतलब ए बी का सबसेट है। अब जब ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो बी ए का सबसेट नहीं हो सकता। सुन रहे मेरी बात को, जब ए बी का सबसेट है तो बी ए का सबसेट नहीं हो सकता। बी ए का सबसेट नहीं है तो बी ए से रिलेटेड भी नहीं है। ए बी से रिलेटेड था, ए बी का भाई था, लेकिन बी ए का भाई नहीं है। लॉजिक को समझो, बी ए से रिलेटेड नहीं है तो इसका मतलब है आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब आ जाओ ट्रांजिटिव पे, अब आ जाओ ट्रांजिटिव पे। ये बहुत ही आसान है, थोड़ा और इलेबरेट करना नंबर के हिसाब से तो आप देख सकते हो, नहीं तो ये सफिशिएंट है। ट्रांजिटिव में हमने ले लिया कि मान लिया ए बी सी तीन एलिमेंट्स हैं जो पी एक्स को बिलोंग कर रहे हैं, और इस तरह से बिलोंग कर रहे हैं कि ए इज रिलेटेड टू बी है और बी इज रिलेटेड टू सी है। भाई जब ए बी से रिलेटेड है इसका मतलब ए बी का सबसेट है, और बी सी से रिलेटेड है इसका मतलब बी सी का सबसेट है। और सबसेट की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ए बी क्या हो जाएगा, सी का सबसेट हो जाएगा। जब ए सी का सबसेट हो गया तो ए सी से रिलेटेड हो गया। तो हमने क्या लिया था कि ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, और ए सी से रिलेटेड आ गया। इसका मतलब रिलेशन आर हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो इसकी समरी आप लास्ट में लिख सकते हो कि आर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, समझ आया? कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो या व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप मुझसे शेयर कर सकते हो। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 34। An insect is crawling along this line r is equal to 6i plus 2j plus 2k plus lambda times of this, and another insect is crawling along this line. ठीक है, at what points on the lines should they reach so that the distance between them is the shortest? Find the shortest possible distance between them. अगर हमसे केवल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी जाती तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है b2 माइनस b1 डॉट नहीं b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 मैग्नीट्यूड बाय b1 क्रॉस b2 मॉड। ये a1 b1 a2 b2, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कह रहा है कि एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइंस, यानी हमें वो पॉइंट्स भी निकालने हैं कि जिन पॉइंट्स पर भाई पहला देखो क्या है, भाई पहला इंसेक्ट और दूसरा इंसेक्ट के बीच की डिस्टेंस मिनिमम हो जाए, शॉर्टेस्ट हो जाए, वो पॉइंट आपने फाइंड करना है। तो ये हमारी पहली लाइन हो जाती है L1। मान लीजिए ये हमारी दूसरी लाइन हो जाती है L2। इस पर कोई पॉइंट P है और इस पर कोई पॉइंट Q है कि पहला इंसेक्ट अगर P पर पहुँचे, दूसरा इंसेक्ट अगर Q पर पहुँचे तो उनकी डिस्टेंस मिनिमम हो, और ये मिनिमम डिस्टेंस दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर होगी। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश कर रखी है अपने वेक्टर्स वाले चैप्टर में और 3D में इनको समझाने की, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो जिन बच्चों का बेस क्लियर ना हो वो वहाँ से इस लेक्चर को देखकर अपना बेस क्लियर कर सकते हैं। तो जो हमारी लाइंस है, अब आपको करना क्या है, अब आपको पहले तो गिवन लाइंस आप लिख सकते हो, नहीं तो आप ये देखो पहले यहीं से पकड़ो, ये आई
के साथ 1 और ये 3 है, 1/3 और ये 1, रेशो बराबर नहीं, तो लाइंस तो पैरेलल है नहीं, नॉन पैरेलल है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि गिवन लाइंस आर नॉन पैरेलल। तो नॉन पैरेलल लाइंस की तो एक ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बीच में होगी, तो हम यहाँ लिखेंगे कि P एंड Q हमने मान लिया कि लेट P इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट इंसेक्ट, let P is the position of first insect on L1 and Q is the position of second insect on L2 such that PQ is shortest distance between them। समझे मेरी बात को कि पहला इंसेक्ट हमने मान लिया P पॉइंट पर है, दूसरा इंसेक्ट हमने मान लिया कि भाई Q पॉइंट पर है, उस वक्त इनकी बीच की जो डिस्टेंस है भैया वो मिनिमम है। ठीक है कि P Q क्या हो गई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई। अब पहले हमारा काम है P और Q को निकालना और फिर हमारा काम है इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को निकालना। तो पहले तो L1 लाइन की इक्वेशन ले लो भैया, आप क्या है, सबसे पहले तो आप L1 की इक्वेशन ले लो। इक्वेशन ऑफ L1 तो क्या है, R इज इक्वल टू, ये है 6i + 2j + 2k, 6i + 2j + 2k + लैम्डा इंटू i - 2j + 2k। अब इस पे कोई पॉइंट हमने P लेना है, तो एनी पॉइंट P ऑन L1 इज गिवन बाय P का सीधा पोजीशन वेक्टर, बल्कि यहाँ लिखो पोजीशन वेक्टर ऑफ, कार्टेशियन में नहीं ले जा रही मैं, कार्टेशियन में नहीं ले जा रही मैं, इसी में रखूंगी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। कोई भी पॉइंट आप कैसे लोगे इसके ऊपर ध्यान देना। तो ये बन जाएगा 6 प्लस i वाले कंपोनेंट इकट्ठे कर लो, तो 6 प्लस लैम्डा i, फिर हो जाएगा 2 माइनस 2 लैम्डा j और प्लस 2, और ये देखो ना इसको k वाले को मिला लो ना, प्लस 2 लैम्डा k। ये कोई पॉइंट P हमारा हो जाता है इस लाइन पर। जैसे जैसे लैम्डा चेंज होगा इस पर अलग अलग पॉइंट्स की हमारी पोजीशन आती चली जाएगी। ठीक है भाई, लैम्डा के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है ना, ये सारी वैल्यू लैम्डा के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। लैम्डा 0 होगा पॉइंट कुछ और बनेगा, लैम्डा 1 होगा तो पॉइंट कुछ और बनेगा, लैम्डा चेंज होगा तो वैल्यू चेंज हो जाएंगी। तो ये तो आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ P। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q ऑन L2, L2 की इक्वेशन नोट कर लो क्या है भाई। अब ये है हमारी L2 की इक्वेशन, -4i - k प्लस म्यू 3i - 2j - 2k। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q को आप OQ भी कह सकते हो। क्या बनेगा, -4 + 3 म्यू, -4 + 3 म्यू i, यहाँ j नहीं है तो केवल ये चलेगा, -2 म्यू j और ये बनेगा -1 - 2 म्यू k। समझ आ रही है बात। फॉर एनी पॉइंट म्यू, ये हमारा Q का पोजीशन वेक्टर हो गया और ये P का पोजीशन वेक्टर हो गया, वेक्टर OP। यहाँ तक की कहानी आपको समझ आई। बट दीज टू लाइंस आर नॉट पैरेलल, पैरेलल नहीं है तो इनके बीच में एक यूनिक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एग्जिस्ट करेगी, जो हमने मान लिया कि P Q है। तो P पॉइंट पर अगर पहला इंसेक्ट होगा, Q पर दूसरा इंसेक्ट होगा, तो P Q विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। अब L1 की इक्वेशन हमारी ये थी, इससे हमने P का पोजिशन वेक्टर निकाला। L2 की इक्वेशन ये थी, इससे हमने Q का पोजीशन वेक्टर निकाला। अब हमें चाहिए P Q डिस्टेंस। ठीक है, तो P Q का पोजीशन वेक्टर ले लो, क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P Q क्या बनेगा, OQ - OP। ठीक है, OQ - OP। अब आपके फ्रेम में OP भी है, आपके फ्रेम में OQ भी है, तो इसको इसमें से जब हम माइनस करेंगे, भाई डायरेक्ट लूँगी, I वाले में से I वाला कंपोनेंट माइनस करना है, -4 + 3 म्यू, दोनों उंगलियों पे ध्यान देना, उंगली पे भी पेन पे भी, -6 - लैम्डा i
प्लस ध्यान देना भाई -2 म्यू -2 और माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा जे और -1 -2 म्यू -2 लैम्डा के। सॉल्व कर लो भाई पी क्यू को। ये हो जाएगा -10 + 3 म्यू माइनस लैम्डा आई, कॉन्स्टेंट आगे ले रही हूँ मैं -2 म्यू +2 लैम्डा जे और -2 और -1 -3 -2 म्यू -2 लैम्डा के। ये आ गया भाई हमारा पोजीशन वेक्टर, हमारा वेक्टर पी क्यू आ गया। और अब पी क्यू L1 और L2 दोनों के क्या हैं, परपेंडिकुलर है, तो इसके जो डायरेक्शन रेशो हैं और पी क्यू के जो डायरेक्शन रेशियो दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उससे हमारे पास 2 इक्वेशन बनकर आएंगी। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं पहले बिकॉज पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू L1। तो ये तो पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो हो गए, किसी भी वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो उसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं। और L1 के जो डायरेक्शन रेशियो हैं वो ये हैं I - 2j + 2k, I - 2j + 2k। सुन रहे हो मेरी बात को भाई? मैं यहाँ शॉर्ट में लिख लेती हूँ, थोड़ा हमें बार बार ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा नोटबुक को। तो ये L1 के डायरेक्शन रेशियो और ये पी क्यू के, समझ में आ रही है बात? तो दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट है वो इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी डायरेक्शन रेशियो की। हमें भी ये रिजल्ट पता है ना, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 0 होता है। तो ये मान लो A1 है और ये A2 है, इसको तो मल्टीप्लाई करो 1 से। ध्यान दे लेना मेरी बात पे भाई, इसके डायरेक्शन रेशियो ये हैं, क्योंकि इतनी सारी बातें लिखोगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा बन जाएगा। इनटू में 1 I का कंपोनेंट प्लस ये उठा लो -2 म्यू +2 लैम्डा, इनटू में जे का कंपोनेंट ले लो -2 प्लस -3 -2। अगर पॉइंट ना निकालना होता तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। इनटू में 2 मल्टीप्लाई कर दो -10 + 3 म्यू माइनस लैम्डा। ये -2 से करोगे तो अब देखो ये दोनों तो पॉजिटिव हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 म्यू और -4 लैम्डा, और इसको करो तो -6 -4 म्यू -4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। टर्म्स कलेक्ट कर लो लैम्डा और म्यू की, 3 और 4 7 और 7 में से 4 गए 3 म्यू और 4 और 4 8 और एक 9 -9 लैम्डा, और भाई 10 और 6 16 में से 4 गए -12 इज इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा म्यू -3 लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0, या म्यू -3 लैम्डा इज इक्वल टू 4। इसको नाम दे दो। अब इसी तरह जो पी क्यू है वो L2 के भी परपेंडिकुलर है, और जो L2 के जो डायरेक्शन रेशो हैं, ध्यान दो भाई, L2 हमारी कहाँ गई, ये रही L2, 3I - 2j - 2k। तो ये हैं 3I - 2j - 2k, ये L2 के डायरेक्शन रेशो हैं, और ये आपके सामने पी क्यू के डायरेक्शन रेशो हैं। तो इनकी भी डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू क्या आएगी, 0। अब मैं इसको डायरेक्ट कर रही हूँ, देखना भाई जरा ध्यान से। 3 को इससे करो तो -30, मेरे अंगूठे पर ध्यान रखना, 3 को इनसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, +3 3 जा 9 म्यू -3 लैम्डा, -2 को इससे कर रही हूँ तो +4 म्यू -4 लैम्डा, और -2 को इससे कर रही हूँ तो +6 +4 म्यू +4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। और ये आ जाएगा 9 + 4 13 और +4 17 म्यू -3 और -4 ये 4 लैम्डा से 4 लैम्डा कट गया, तो ये आ गया -3 लैम्डा, 6 और 4 10, तो ये आ गया -20 इज इक्वल टू 0। 17 म्यू, ध्यान दे लेना भाई, -3 लैम्डा इज इक्वल टू 20। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को लैम्डा म्यू के लिए सॉल्व करेंगे, फिर इसको यहाँ पर रखेंगे तो पी पॉइंट आएगा, यहाँ रखेंगे तो क्यू पॉइंट आएगा, और फिर हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 1 और 2 को अब हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं।
ये दोनों इक्वेशंस मैंने यहाँ राइट कर दिए, एलिमिनेशन मेथड से इनको सॉल्व कर लो। कैंसिल 16 म्यू इज इक्वल टू 16, सॉल्व किया, म्यू की वैल्यू 1 आ गई और इसमें पुट कर दो म्यू माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 4, 1 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 4, 4 उधर जाएगा 3, माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 3, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -1। म्यू और लैम्डा की वैल्यूज़ को जब आप यहाँ पुट करोगे, लैम्डा की जगह यहाँ 1 रखो, ये बनेगा 7i प्लस 0j प्लस 4k, ठीक है। तो पुट लैम्डा इज इक्वल टू 1 इन, अब इनको नाम तो दे नहीं रखा मैंने, तो आप भैया पहले नहीं दिया तो कोई बात नहीं, अब दे दो, इसको स्टार नाम दे दो और इसको डबल स्टार नाम दे दो। तो पुट लैम्डा इन स्टार, तो वेक्टर ओपी मैंने अभी आपको बता दिया 7i प्लस 0j प्लस 4k हो जाएगा। नहीं, लैम्डा की जगह मैं म्यू रख गई, एक मिनट फिर देखो, ओपी का देखो एक बार -1 है तो 6 में से 1 गए 5, 5 लैम्डा और 2 2 जा, ये आ जाएगा हमारा 4j, ठीक है भाई। यहाँ -1 रखोगे ना भाई, लैम्डा की वैल्यू -1 है, 6 माइनस 1i, 2 माइनस 2 इंटू -1j प्लस 2 इंटू -1 इंटू k। तो वेक्टर ओपी हमारा क्या बन रहा है 5i प्लस 4j, ठीक है। और ऐसे ही म्यू इज इक्वल टू 1 को जब मैं डबल स्टार में रखूँगी तो जो ओ क्यू बनने वाला है, आप अपना नोट कर ही लोगे नोटबुक में, तो वहाँ से देख लेना, -4 प्लस 3 इंटू 1i प्लस -2 इंटू 1j और प्लस -1 माइनस 2 इंटू 1k। तो जो वेक्टर ओ क्यू है वो बनने वाला है -i -2j -3k। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो पहले तो जो उसने पूछा था कि एट व्हाट पॉइंट्स उन्हें होना चाहिए, तो वो पॉइंट्स अब निकले हैं कि इन पोजीशन वेक्टर वाले पॉइंट्स पर जब वो इंसेक्ट्स होंगे तभी हमारी उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मिनिमम आएगी। क्लियर है, समझ आ गई बात? आगे बात समझ में, तो सबसे पहले तो आपने वो पॉइंट्स लिखने हैं। तो हैंस पॉइंट्स एट विच डिस्टेंस बिटवीन insects is minimum are given by, पहला पॉइंट आर गिवन बाय 5,4 हो जाएगा, नहीं 5,4, 0 हो जाएगा और दूसरा पॉइंट हो जाएगा -1 -2 एंड -3। अब इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, यानी हमें पी क्यू की लंबाई चाहिए, तो पी क्यू वेक्टर निकालो और फिर उसका निकाल दो मैग्नीट्यूड। तो देखिए ज़रा जल्दी से, अब निकाल दो पी क्यू का मतलब है ओ क्यू माइनस ओ पी, -i -5i -6i -2j -4j यानी -6j और -3k। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इंसेक्ट्स क्या हो जाएगी, पी क्यू का मॉडुलस यानी -6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर और -3 स्क्वायर का अंडर रूट। तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी बन जाएगी 36 प्लस 36 प्लस 9, 36 72 और 9 81, 81 का अंडर रूट यानी कि 9 यूनिट्स हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। तो बेटा जी आज का मैं लेक्चर यहीं पर क्लोज़ करूँगी। अभी हमारे 4 क्वेश्चन और रह जाते हैं, इसका और पार्ट है 35 है, 6 और 7 है, जिन्हें मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी। लेक्चर पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करिएगा। थैंक यू।